चलिए समझिए एक बार। आरटी 2009, आरटी 2009 इसका फुल फॉर्म क्या है? आरटी का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब आरटी वास्तव में होता क्या है, ये कहां से प्रारंभ हुआ, कौन सा देश पहले लागू किया और भारत कैसे लागू किया, इसको हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहला देश कौन है? पहला देश जो आरटी अधिनियम लागू करने वाला है, सबसे पहला देश जो आरटी अधिनियम लागू किया कौन है? नॉर्वे देश। इसको पूछ सकता है सबसे पहला देश कौन सा है जिन्होंने आरटी अधिनियम लागू किया, तो कौन सा देश है? नॉर्वे है। अब इसी क्रम में भारत कौन से क्रम का देश है या कौन से नंबर का देश है जिन्होंने आरटी अधिनियम लागू किया? तो भारत कौन से नंबर का देश है? 135वां नंबर का देश है जिन्होंने आरटी अधिनियम लागू किया। कब लागू किया? 2009 में लागू किया। अब इसको देखते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के पास कब कब गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, कितना संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A आरटी में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। 21A को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार का अधिनियम बोलते हैं। अब इसको देखो, आरटी राज्यसभा में कब पारित किया गया? आरटी को राज्यसभा में कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009। कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को आरटी राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद हम आते हैं लोकसभा में कब पारित किया गया? बोलेगा डायरेक्ट, तो आरटी लोकसभा में कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। तो 4 अगस्त 2009 को कब किया गया? आरटी लोकसभा में पारित किया गया। अब 4 अगस्त के 22 दिन बाद 26 अगस्त को कहां लागू किया गया? 26 अगस्त को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया गया। अगर आप किसी भी अधिनियम को पारित करने जा रहे हो, आपका लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर नहीं किया है, तब तक उसको हम लागू नहीं कर सकते। अगर 5 सालों तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तो गया खत्म अधिनियम, क्योंकि 5 साल में तो राष्ट्रपति दूसरा आ जाएगा। तो ये आपको राष्ट्रपति में हस्ताक्षर करना की आवश्यक है। तो आपको पूछ देगा आरटी में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। अब आरटी 2009 अधिसूचना जारी कब हुआ? जब 26 अगस्त को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो 27 अगस्त को जारी हो जाएगा। सीधी सी बात है। राष्ट्रपति का अधिनियम रहता है तो आरटी अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 27 अगस्त 2009 को जारी हुआ। अब इसमें क्या बात कही गई है? मुख्यतः इसमें बात है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है? आरटी अधिनियम 2009 में किया गया है। इसी का हिंदी नाम क्या है? हिंदी नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसको हम देखते हैं कि आरटी में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें आरटी में कितना अध्याय है, कितना अनुच्छेद है या धाराएं हैं, कितना सूची है। तो आप लोग क्या बताएंगे? 7 अध्याय है। कितना अध्याय है आरटी में? 7 अध्याय है और 30 अनुच्छेद है। अनुच्छेद को हम धारा के रूप में लिख सकते हैं। अनुच्छेद 38 धाराएं हैं और एक सूची है। एक सूची के अंतर्गत क्या है? 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। अब इसको देखते हैं पहला अध्याय क्या है। पहला अध्याय आपका क्या के बारे में उल्लेखित करता है? तो आरटी का पहला अध्याय
इसमें क्या बताया गया है? मुख्यतः प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। अब अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? जैसे एक पुस्तक रहता है, एक पुस्तक रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है ना, तो पार्ट 1 के अंतर्गत 1 कविता 2 कविता 3 कविता इस प्रकार से रहता है ना। उसी प्रकार अध्याय 1 में कितना 1 और 2 अध्याय है। और आरटी का सबसे छोटा अध्याय कौन है बोलेगा तो अध्याय 1 सबसे छोटा है। लिख लिएगा ना, अध्याय में कितना धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, 1 और 2। अब इसी तरह हम आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 किसके बारे में उल्लेखित करता है? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है कौन? अध्याय 2। अब इसमें पूछ देगा कि कितने धाराएं हैं? 3 से 5 तक धाराएं हैं इसमें। अध्याय 1 और 2 धाराएं इसमें है, तो 3 4 5 3 4 5 इसमें है, अध्याय 2 में है। ठीक है। और अध्याय 2 किसके बारे में उल्लेखित करता है? निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है। अब इसी प्रकार से अध्याय 3 है। अध्याय 3 किसके बारे में जानकारी देता है? डायरेक्ट आपको पूछेगा केंद्र प्लस राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल। केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आता है? जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, और बहुत से विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसी प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन से विद्यालय आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी पढ़ते हैं, पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक, ये सब क्या? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार के अंतर्गत अभी एक खुला है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खुला है ना, वो भी आता है। इस प्रकार से कौन केंद्र और राज्य के अंतर्गत जितने स्कूल संचालित हो रहे हैं ये सब किसमें आते हैं? अध्याय 3 में आते हैं। और अभिभावक का क्या क्या उत्तरदायित्व है? अभिभावक मतलब हमारे पालक माता पिता भाई बहन, उनका हमारे प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसमें आता है, अध्याय 3 में आता है। अब अध्याय 3 के अंतर्गत क्या क्या धाराएं आती है? 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 अध्याय 6 धाराएं आती हैं अध्याय 3 के अंतर्गत। अब इसी में पूछ देगा अध्याय 4। अध्याय 4 में किसके बारे में जानकारी मिलता है? स्कूल, केंद्र राज्य के स्कूल और शिक्षा को उत्तरदायित्व। तो अध्याय 4 में मुख्यतः क्या है? स्कूल के बारे में जानकारी मिलती है और शिक्षक को उत्तरदायित्व हमारे प्रति क्या क्या है, शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसको कैसा रूल रेगुलेशन पालन करना चाहिए, बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब अध्याय 4 में आता है। तो ये क्या है? 12 धारा 12 से लेकर 28 तक है और अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है। आरटी में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा बोलेगा तो 1 से 7 तक अध्याय 4 और सबसे छोटा अध्याय 1 से 4 हो रहा है, मतलब आरटी का सबसे छोटा 1 और अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है। अब अध्याय 5 में किसके बारे में जानकारी मिलता है? प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम पूर्ण। इसी अध्याय 5 में आपका प्रारंभिक शिक्षा का क्या क्या प्रभाव आना है, कैसे हुआ, पाठ्यक्रम को हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, क्या क्या हम पूर्ण कर सकते हैं, वो बारे में अध्याय 5 में बोलता है। इसमें केवल 29 और 30 धाराएं बस आती है, किसमें? अध्याय 5 में। अब अध्याय 6 आते हैं। अध्याय 6 एकदम पूरा बाल अधिकार संरक्षण से अध्ययन, बाल अधिकार संरक्षण से वो करता है, मतलब बच्चों को क्या क्या कराना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा देनी चाहिए, 18 वर्ष से नीचे को श्रम कार्य नहीं करवाना चाहिए, ये सब एकदम बालक के बारे में अध्याय 6 में जानकारी मिलती है। इसमें कितना धाराएं हैं? 21 से 34, 31 32 33 34, मतलब इसमें 4 धाराएं हैं। अब अध्याय 7 क्या है? इसमें जितना भी छूटा है अन्य प्रासंगिक कार्य, स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में, अभिभावक पालक के बारे में 35 से 38 धारा तक इसमें जानकारी मिलती है। तो आपको समझ आ गया कि लोकसभा में कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009, आज 2009 अधिसूचना जारी हो 27 अगस्त का। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, पहली से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा के बारे में है।
86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A के तहत जोड़ा गया। इसी को मूल अधिकार बोला जाता है। 7 अध्याय है, अनुच्छेद धाराएं हैं, एक सूची है। राइट टू एजुकेशन एक बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार। 2009 पहला देश जो आरटीई को लागू किया नॉर्वे देश, और 135वां देश है भारत जिसने क्या किया? लागू किया आरटीई। इधर देखिए, अब हम प्रस्तावना, कितना धाराएं हैं आरटीई में? कितना अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं और 30 धाराएं एक सूची है। तो अब उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अध्याय वास्तव में क्या है? अध्याय क्या है? प्रस्तावना से संबंधित है। क्या है अध्याय में? प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या नाम क्या बोला गया है? अधिनियम का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। आरटीई का पूरा नाम क्या बोला गया प्रस्तावना में? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। अगर आपको पूछ देगा अध्याय के धारा में क्या नाम दिया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम बोलेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा बोलेगा, तो आपको बाल शिक्षा वाले को लेना है प्रस्तावना में पूछ देगा तो। और आरटीई का पूरा नाम बोलेगा तो बाल शिक्षा नहीं रहेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना। डिफरेंस है दोनों में। अब इसमें क्या बोला गया? प्रस्तावना। और अध्याय क्या है? सबसे छोटा अध्याय। इसमें क्या कहते हैं? आता है 1 और 2, ठीक है। अब इसी में बोला गया है क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के संबंधित है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के संबंधित है बोला है, लेने का अधिकार नहीं बोला है। इसमें और क्या बोला है? वैदिक पाठशाला और मदरसों में धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा बोला है। ये क्या बोला? मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा किसी भी विद्यालय में, ये बोला है अध्याय 1। अब हम आते हैं अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 क्या बोलता है? इसी में डिफरेंस समझना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार कौन से अध्याय में है? बोलेगा तो 1 या 2 दे देगा। किसमें है? 2 में है। और संबंधित बोलेगा तो अध्याय 1 आ जाएगा। लेकिन निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार किसमें है? अध्याय 2 में है। और इसी में बोला गया है अगर किसी भी प्राइवेट या शासकीय स्कूल में आपको टीसी नहीं दिया जाएगा तो उस स्कूल में क्या हो जाएगा? उस स्कूल का शासकीय कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही, और उस प्रिंसिपल पर कानूनी कार्यवाही का अधिकार है। तो आप अगर टीसी लेना चाहो और आपको टीसी नहीं दिया जा रहा है, जैसे आप एक स्कूल में आपके बच्चा पढ़ रहे हैं, वो स्कूल आपको पसंद नहीं है, आप दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाह रहे हैं और यहाँ पर वहाँ का प्रिंसिपल क्या है? टीसी नहीं दे रहा है या पैसा का मांग कर रहा है, तो वहाँ पर कानूनी दंड का अधिकार है। उसको कारावास की सजा मिल जाएगा और अलग से जुर्माना भी उसके ऊपर ठोका जाएगा। अब अध्याय 3 आते हैं। अध्याय 3 क्या बोलता है? विद्यालय का स्थापना। जितना भी विद्यालय स्थापना होता है, चाहे वो शासकीय रहे प्राइवेट रहे, सब तक इसमें अध्याय 3 में वर्णन मिलता है। अब उसमें क्या है? समय, स्थान, परिस्थिति। ये पारिस्थितिक नहीं है, परिस्थिति है, परिस्थिति है ये, ठीक है। और ये क्या बोला है? कोई भी शासकीय या प्राइवेट स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर खोला जा सकता है, 1 किलोमीटर के दायरे में। अगर आपका कोई बड़ा गांव है तो हर 1 किलोमीटर के अंदर में तो प्राथमिक स्कूल हो सकता है या होता भी है कई गांव में। तो 1 किलोमीटर के दायरे में क्या प्राथमिक विद्यालय खोलने का अधिकार है या खोला जा सकता है। और 2 किलोमीटर के अंदर में उच्च प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान है। हर 2 किलोमीटर के अंदर में क्या उच्च प्राथमिक शाला खोला जा सकता है बच्चों की जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है। केंद्र सरकार प्रशिक्षण, केंद्र सरकार क्या शिक्षकों का प्रशिक्षण लागू करवाता है। और आंगनबाड़ी अध्याय 2 में बोला गया है 6 वर्ष से कम बच्चों को आंगनबाड़ी में शिक्षा देने का अधिकार है। अध्याय 3 बोला गया है। अध्याय 3 में क्या बोला गया है? आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से नीचे को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए और उनको शिक्षित करना चाहिए स्कूल में जाने के लिए। अब अध्याय 4 सबसे
बड़ा अध्याय 4 और इसी में से लगातार क्वेश्चन पूछेंगे और पूछा जाता है। अध्याय 4 सबसे बड़ा है। कौन? 7वां अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय कौन है? अध्याय 4। अब इसमें क्या बोला गया? सरकारी प्लस निजी, निजी भी होता है प्राइवेट। सरकारी और निजी विद्यालय में क्या 25% सीट मुफ्त मतलब निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क किनके लिए? एसटी, एससी, ओबीसी और बीपीएल परिवार के लिए 25% सीट क्या रहेगा? 100% सीट रहता है किसी भी स्कूल में। इसमें का 25% सीट जितना भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें का 25% सीट निःशुल्क रहेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या शासकीय। ठीक है, इनके लिए एसटी, एससी, ओबीसी और बीपीएल परिवार के लिए। अब इसी में मानते हैं प्रवेश में कोई फीस या परीक्षा नहीं होगी। प्रवेश जब किसी बच्चों का हम प्रवेश कराने जाएंगे तो उसके लिए कोई फीस या परीक्षा नहीं होगी। शासकीय कार्य, शासकीय स्कूल के लिए 30 सितंबर तक अंतिम प्रवेश लिया जाएगा। कब चालू होता है प्रवेश का तिथि? 16 जून। और कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक चलेगा। अब इसी में शाला एसएमसी क्या बोलते हैं? शाला प्रबंधन समिति। क्या बोलते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या बोलते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शाला प्रबंधन समिति बोलते हैं ना। अब इसमें क्या बोला गया? शाला प्रबंधन समिति में 100% में से 75% कौन रहेंगे? बच्चों के अभिभावक, माता पिता रहेंगे। इसमें शाला प्रबंधन, शाला विकास प्रबंधन समिति बोलते हैं। और उसी में 50% क्या रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। 100 में 50% महिलाएं रहेंगी। और टोटल कितने सदस्य होते हैं शाला प्रबंधन समिति में? एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्य होते हैं। पहले 15 था, वर्तमान में 16 सदस्य हो गया है। शिक्षक का इसमें क्या है? शिक्षक के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया अध्याय इसमें 4 में। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कैसे मैनेजमेंट रूल रेगुलेशन का पालन कराना चाहिए, बच्चों को कैसे विद्यालय आने को प्रेरित करना चाहिए, किस प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, अध्याय 4 में उल्लेखित है। अब इधर देखिए, जैसे कोई विद्यालय में केवल क्या है, कोई प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्र हैं केवल, तो वहां पर 2 शिक्षक रहेंगे। 31 से 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक रहेंगे। 61 से 90 छात्र हैं 3 शिक्षक रहेंगे। 91 से 120 हैं तो 4 शिक्षक रहेंगे। 121 से 151 बच्चे हैं तो 5 शिक्षक रहेंगे। अब 150 ऊपर चला गया छात्रों की जनसंख्या तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक रहेगा। अब इसी में हम देखते हैं प्राइमरी के लिए एक लिमिट बनाया गया है शिक्षक और छात्र का अनुपात 30 छात्र रहेगा मतलब 1 शिक्षक। किसमें? प्राथमिक में। इसी में माध्यमिक में जाते हैं 35 छात्र तो 1 शिक्षक। और उसके बाद माध्यमिक ऊपर जाएंगे तो हायर सेकेंडरी में 40 छात्र 1 शिक्षक। प्राथमिक में क्या 30:1, माध्यमिक में 35:1 और ये हायर में चले जाएंगे तो 40:1। याद रखिएगा। ये अभी तक क्या चल रहा है? अध्याय 4 चल रहा है। अब देखते हैं शिक्षक प्राथमिक क्लास में कितना दिन पढ़ाएंगे? 365 दिन लगता है स्कूल, तो 200 दिन पढ़ाना अनिवार्य है। इनको छुट्टी सबको हटा करके 200 दिन इनको पढ़ाना अनिवार्य है। शिक्षक को स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। कितने घंटे? 800 घंटे। कितने घंटे? 800 घंटे। एक सप्ताह में 45 घंटे उनको पढ़ाना अनिवार्य है शिक्षक को। इसमें प्राथमिक में। अब इसी में हम चलते हैं उच्च प्राथमिक। उच्च में चलते हैं तो 220 दिन, 365 में 220 दिन पढ़ाएंगे कौन? शिक्षक। और कितने घंटे पढ़ाएंगे? 1000 घंटे। न्यूनतम है ना ये सब, न्यूनतम 1000 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। और सप्ताह में 48 घंटे। सप्ताह में 48 घंटे। अब इसमें देखिए और है अलग अलग विषयों का अलग अलग शिक्षक होना अनिवार्य है। इसमें जब हम 11वीं क्लास 10वीं से ऊपर जाएंगे, गणित के लिए अलग शिक्षक, हिंदी भाषा के लिए अलग शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग शिक्षक, आर्ट के लिए अलग शिक्षक, ये प्रकार से क्या अलग अलग शिक्षक रहना अनिवार्य है। ये हमने पढ़ा अध्याय 4। अध्याय 5, 6, 7 ये दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो आपका आज आरटी लगभग कंप्लीट है। अध्याय 5, 6, 7 केवल 5-10 मिनट का है। ठीक है।
तो आरटी आज कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए।